नमस्कार एंड गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत करते हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी। भारतीय लोग लंबे समय से दूसरे देशों में बड़ी संख्या में जाते रहे हैं, रीजन पैसा कमाने के लिए। लेकिन लगातार ये भी देखा जा रहा है कि इस लिस्ट में ऐसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है जिन्होंने भारत में रहकर ही अथाह संपत्ति इकट्ठा की और फिर दूसरे देशों की तरफ वो निकल लिए। यहां तक कि कोरोना काल में जब भारत से विदेश यात्राएं बंद थीं, उस दौरान भी अमीर भारतीय विदेशी नागरिकता के लिए निवेश वाली योजना के बारे में सबसे अधिक पूछताछ करने में पहले नंबर पर थे। अब ये भारतीय देश छोड़कर विदेश जाना क्यों चाहते हैं, इस बारे में तो वही बता सकते हैं, लेकिन इसने कहीं ना कहीं भारत सरकार के माथे पर बल जरूर ला दिया है। खासतौर पर जब पीएम ये भी दावा करते हो कि भारतीय पासपोर्ट का वजन अब बड़ा है। जब पासपोर्ट का वजन बड़ा है तो इसे रखने वाले अमीर लोग क्यों इससे छुटकारा पाना चाह रहे हैं। हाल ही के बार बार किए गए कुछ सर्वे से पता चलता है कि भारत में रहने वाले लोग जैसे जैसे अमीर बनते जाते हैं, भारत को लेकर उनका प्यार उसी रफ्तार से कम होता चला जाता है। और जैसे ही लोग करोड़पति या अरबपति बनते हैं, वो भारत से निकल लेते हैं। लंदन स्थित ग्लोबल सिटीजन एंड रेजिडेंस एडवाइजरी हेनले एंड पार्टनर्स यानी कि H&P की रिपोर्ट, हाल ही में इस रिपोर्ट में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो सामने आई। उस रिपोर्ट में क्या कुछ है जरा हम आपको एक बार बताते हैं। दरअसल इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि इस साल 8,000 अमीर लोग भारत हमेशा के लिए छोड़ देंगे। ये रिपोर्ट कहती है कि 23,000 करोड़पतियों ने भारत अभी तक छोड़ा है। वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट बैंक मॉर्गन स्टैनली के आंकड़ों से इन दावों का पता चलता है कि 2018 की एक बैंक रिपोर्ट में यह पाया जाता है कि 2014 से 23,000 भारतीय करोड़पति देश छोड़ चुके हैं। हाल ही में एक ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू रिपोर्ट से भी पता चला कि लगभग 5,000 करोड़पति या भारत में हाई नेट वर्थ वाले व्यक्तियों की कुल संख्या में से 2% ने सिर्फ 2020 में ही देश छोड़ दिया। ये जो आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, ये काफी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि इससे भारत की आर्थिक स्थिति भी बहुत प्रभावित होती है। लेकिन सवाल ये उठते हैं कि करोड़पति या अरबपति बनते ही भारतीयों का भारत से मोह भंग आखिर होने क्यों लगता है। H&P के अनुसार भारत छोड़ने के ट्रेंड को कोविड-19 ने और भी ज्यादा बढ़ा दिया और अमीर भारतीयों के अंदर खुद को जीवन और संपत्ति को ग्लोबलाइज करने की जो एक प्रवृत्ति होती है, उसमें बहुत भारी इजाफा हुआ है। जानते हैं दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात यह है कि भारतीयों में भारत छोड़ने की भारी प्रवृत्ति के बीच कोविड लॉकडाउन के बीच कार्यालय की स्थापना तक करनी पड़ी। हेनले एंड पार्टनर्स में प्राइवेट के ग्रुप्स हेड को लगता है कि ग्राहक ये महसूस करते हैं कि वो महामारी की दूसरी या तीसरी लहर की प्रतीक्षा नहीं करना चाहते। वो अपने कागजात चाहते हैं कि वो अभी अपने घर में बैठे हैं और हम इसी बीमा पॉलिसी या योजना के रूप में उसे संदर्भित भी करते हैं। तो ये सिचुएशन भी जो है वो बीते साल में आई है। ऐसा लगता है कि अब भारत में माइग्रेशन की एक तीसरी लहर जो है वो सामने आई है। कनाडा में भारत के ही एक रियल एस्टेट दिग्गज और मैग्नेट और मेनस्ट्रीम इक्विटी कोप के सीईओ भी इसे भारत से माइग्रेशन की ये तीसरी लहर के रूप में देखते हैं और उनका ये मानना है कि करीब 100 साल पहले पंजाब में गरीब और किसानों ने पश्चिमी देशों की तरफ का रुख किया और उसके बाद भारतीय प्रोफेशनल्स में भारत छोड़ने की जैसे होड़ लग गई और अब भारत के अमीरों में देश छोड़ने की रेस लग गई है। हालांकि अमीरों के देश छोड़ने पर सोशल मीडिया में बहस चल रही है और इसमें 3 प्रमुख तर्क भी रखे जा रहे हैं। और वो तर्क क्या हैं? तर्क ये है कि लोग बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन सरकार और देश की सिचुएशंस उन्हें बिजनेस के लिए उचित मौके नहीं दे रही, इसीलिए वो बिजनेस की तलाश में उन देशों में जा रहे हैं जहां टैक्स, नियम कानून बहुत इजी हैं। दूसरा तर्क क्या है? दूसरा तर्क है कि लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में यहां से जा रहे हैं और उनके पास पैसा है, वो विदेश में मिलने वाली स्वास्थ्य,
सुरक्षा और शिक्षा के अवसरों को, उन अच्छी अपॉर्चुनिटीज को भारत से बेटर मानते हैं और इसीलिए अब वो यहां रहना नहीं चाहते। तीसरा तर्क, इन लोगों ने टैक्स आदि में घपलेबाजी कर गलत तरीके से पैसे कमाए और अब इन्हें यहां पकड़े जाने का डर है, इसीलिए देश से भाग रहे हैं। अब सीधा सा सवाल कि भारत पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। अभी तक तो जो टैक्सेशन एक्सपर्ट्स हैं वो मानते हैं कि अमीर भारतीयों का लगातार दूसरे देश में जाना या किसी दूसरे देश में निवास करना कहीं ना कहीं भारत के लिए एक चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि भारत का लक्ष्य $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक पहुंचना है। विशेषज्ञ यही कहते हैं कि अमीरों का पलायन अनिवार्य रूप से प्रकृति में स्थायी नहीं। लोग अपने देश से अपना सारा पैसा निकालने और व्यापारिक संबंधों को काटने के बजाय काफी कम निवेश दूसरे देश में करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह भारत जैसे विकासशील देश के लिए शुभ संकेत नहीं माना जा रहा। वर्ल्ड हेल्थ केयर रिसर्च विंग के प्रमुख मानते हैं कि यह एक बहुत बुरा इंडिकेशन है। यह बुरी चीजों के आने का एक संकेत है, क्योंकि हाई नेटवर्थ वाले व्यक्ति अक्सर देश छोड़ने वाले पहले व्यक्ति होते हैं और उनके पास मध्यम वर्ग के नागरिकों के ऑपोजिट जाने की सुविधा हासिल है। कलेक्शन अमीरों के देश, टैक्स कलेक्शन अमीरों के देश से बाहर निकलने की वजह से ही कहीं ना कहीं भारत का जो एक टैक्स कलेक्शन है वो एक ऐसे मोर्चे पर खड़ा है जहां पर नुकसान ही नुकसान है। और आज कई कारोबारी, खासकर वो जो इन्वेस्टमेंट कंपनियों को संभालते हैं या फिर इंटरनेशनल बिजनेस में शामिल हैं, उनकी आगे की योजना भारत से बाहर निकलने की है और वो अभी सिर्फ टैक्स के दायरे में आने से बचने के लिए ही भारत में रहने से बचते हैं। यहाँ पर आज जब हम इस रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं तो हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय अमीरों के लिए अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा ये पसंदीदा डेस्टिनेशंस हैं और यूरोपीय संघ के देश, साथ ही पारंपरिक पसंदीदा दुबई, सिंगापुर भारतीयों के बीच लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं, जबकि सिंगापुर अपनी मजबूत कानूनी प्रणाली और विश्व स्तरीय वित्तीय सलाहकारों तक पहुंच के कारण जो डिजिटल उद्यमी हैं और पारिवारिक कार्यालय हैं उनके लिए एक लोकप्रिय ऑप्शन बन चुका है। जहां तक बात दुबई की है, दुबई ने भारतीयों के लिए गोल्डन वीजा बहुत इजी कर दिया है, लिहाजा कई भारतीयों के लिए अब दुबई में पसंदीदा जगह, ये दुबई जो है वो पसंदीदा डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। सो हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन डैशबोर्ड कहता है कि इस साल सबसे ज्यादा विदेशी नागरिकों, आंकड़ा कहीं ना कहीं 4000 के आसपास उसके यूएई में बसने की संभावना है और वहीं ऑस्ट्रेलिया 3500 के बाद, सिंगापुर तीसरे स्थान पर, इजराइल में भी बसने की भारी दिलचस्पी बताई जा रही है और इस साल करीब 2500 करोड़पति कारोबारी जो हैं वो इजराइल में जाकर बस सकते हैं और चौथे स्थान पर वो जाएगा। और वहीं 2200 के स्कोर के साथ स्विट्जरलैंड 5वें और 1500 के स्कोर के साथ अमेरिका 6वें स्थान पर इस वक्त बना हुआ है। सो एक मूल सवाल ये कि अमीर लोगों में देश से भागने की एक रेस जो है वो आखिर क्यों लगी हुई है, एक मोहभंग जो आज के हमारे इस पूरे कहें प्रोग्राम का एक मूल सवाल रहने वाला है। लेकिन इस वक्त जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, यदि वो भी इस पर अपनी कुछ राय रखना चाहते हो, कोई थॉट या कोई सवाल हमारे साथ शेयर करना चाहते हो आज के इस टॉपिक पर, वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इस वक्त हमारी जो फोन लाइंस है वो खुली हुई हैं। इन बिटवीन द प्रोग्राम you can contact, you can call, you can join the program, you can participate in the program anytime. So चाहेंगे कि जो व्यूअर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, इस मंच का हिस्सा बने। जो कुछ सवाल हैं वो भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार आते रहेंगे, सो ज़रूर कॉल कीजिएगा। और आज के इस प्रोग्राम में थोड़ी ही देर में एक बहुत ही खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और क्योंकि पिछली बार भी जब इस टॉपिक पर हम बात करना चाहते थे तो एक टेक्निकल एरर्स की वजह से हम लोग अपने एक्सपर्ट को हमारे साथ जोड़ नहीं पाए और इसीलिए आज फिर से ये जो विषय है हम आपके सम्मुख लेकर हाजिर हुए हैं और कह सकते हैं कि उसी का एक कॉन्टिन्यूशन, जिस पर आज ये जो हमारे तमाम सवाल हैं वो हम अपने एक्सपर्ट के साथ
भी पूछेंगे और उनसे इसका जवाब भी जानेंगे कि ये जो एक रिपोर्ट है, हेनले ग्लोबल सिटीजन रिपोर्ट, आखिर ये कहती क्या है। लेकिन ये जो कुछ मूल सवाल जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो सवाल के करोड़पति अरबपति ये भारत में रहना क्यों नहीं चाहते हैं, करोड़पति अरबपति बनते ही भारतीयों का भारत से मोह भंग आखिर क्यों होने लगता है, क्या ये भारत में माइग्रेशन की तीसरी लहर कही जा सकती है। डायरेक्टली देखा जाए तो इस पर भारत पर इसका जो है वो क्या प्रभाव पड़ता है, क्या एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। कॉल करके आप अपनी राय भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक मेरे साथ, और आज के इस विषय का मूल सवाल कि आखिर अमीर भारतीय अपना देश छोड़कर क्यों जा रहे हैं, और ये सब तब जब सरकार द्वारा भारतीयों को आत्मगौरव की भावना के लिए इंस्पायर करने के बावजूद ये सब हो रहा है। हालांकि भारतीयों द्वारा नागरिकता छोड़ने के इस पूरे मसले को उस वक्त तो तार्किक माना जा सकता था अगर वो विदेश में नागरिकता लेने के लिए नौकरी की तलाश कर रहे होते, लेकिन अगर लोगों के पास धन भी हो और अपने मूल स्थान पर वो सभी सुविधाओं का आनंद उठा सकते हो, तब उनके द्वारा नागरिकता छोड़ना तार्किक प्रतीक नहीं होता है। आज इस मसले पर मेरे साथ प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जुड़े हुए हैं, और सर सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहेंगे। वी वेलकम यू ऑन द शो। जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्योंकि बात जब कहें भारतीयों की आए और इकॉनमी की आए, इन दोनों को हम अलग अलग तरीके से नहीं देख सकते हैं। और आज तो देखिए हम लगातार एक रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं जिसमें लगातार यही कहा जा रहा है कि एट द एंड ऑफ द ईयर संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, 8,000 भारतीय जो लगातार सरकार कहती है कि तमाम सुख सुविधाएं हैं, लेकिन उनके बावजूद भी अगर देश से उनका मोह भंग हो रहा है, देश छोड़कर जाने वाले हैं। और 2021 का आंकड़ा भी कुछ यही कहता है कि पर्टिकुलर ये जो एक स्पेसिफिक ये जो आंकड़ा है, इतने लोग भारतीयता छोड़ के जा चुके हैं। ये जो सिचुएशन है पूरी, ये क्या इंडिकेट करती है? सबसे पहले तो ये जो हेनली ग्लोबल सिटीजन रिपोर्ट है, मैं इसी पर ही आपका टेक लेना चाहूंगी। जी, वैसे तो यदि हम देखें ओपनिंग रिमार्क्स में आपने काफी कुछ क्लियर कर दिया है, बट उसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि यदि आप इस रिपोर्ट को देखें और इस रिपोर्ट से ही आप कुछ इन्फर करना चाहें तो वो किया जा सकता है। रिपोर्ट इनडायरेक्टली कुछ इंडिकेशंस दे रही है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है। एक तो जो बेसिकली जो पुश फैक्टर्स हैं वो ज्यादा मतलब वो डिस्कशन में है। सपोज जैसे रिपोर्ट भी बात कर रही है कि टैक्सेशन का जो एस्पेक्ट है जी, आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग जीएसटी वो काफी स्मूथ नहीं हुआ है, अभी भी उसमें प्रॉब्लम्स हैं जी। टैक्स रेट बहुत ज्यादा है, ठीक है, और वो टैक्सेशन ओवर द टाइम वो स्ट्रिक्ट भी हो रहा है। तो एक तो वो वहां से निकाला जा सकता है कि दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ व्हाई पीपल आर मूविंग फ्रॉम इंडिया। और दूसरा जो मैं देखूं तो यदि मैं ट्रेंड देखूं कि वो जा कहाँ रहे हैं जी, तो वो मेनली वो सिंगापुर, माल्टा, ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंट्री में जा रहे हैं जहाँ पे टैक्स की जो रिलैक्सेशन है वो बहुत ज्यादा है, टैक्स हेवन्स माने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया नहीं है उसमें, बाकी कंट्रीज जो है वहां पे वो टैक्स हेवन्स माने जाते हैं। मींस टैक्सेशन की रिलैक्सेशन बहुत ज्यादा है। इट मींस जो बिजनेस के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए वो उन कंट्रीज में रिलेटिवली इंडिया ज्यादा है। तो वो वहां पे जाने का ज्यादा रुझान है। और तीसरा यदि मैं इसको थोड़ा सा और डीपली जाके देखूं, इफ यू यदि हम देखें कि 2014 के बाद या 2015 के बाद ग्लोबली क्या सिनारियो रह रहा है इकोनॉमी में, ठीक है, तो देखिए डीग्लोबलाइजेशन में थोड़ा सा किया है इफेक्ट ग्लोब को। ब्रेक्जिट के बाद हम ज्यादा ग्लोबलाइजेशन में उस तरह नहीं जा पाए जिस तरह पहले जा रहे थे, 2010 से पहले जा रहे थे, ठीक है। तो उसका इम्पैक्ट जो आया है कि थोड़ा सा ग्लोबली इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हुआ है। तो जो बिजनेस पहले बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे थे
उसकी ग्रोथ पे थोड़ा सा डिक्लाइन आया, और जब ग्रोथ पे डिक्लाइन आता है बिजनेस के एस्पेक्ट में पर्टिकुलरली, तो वो कुछ ऑप्शंस निकालते हैं, क्योंकि एवरी टाइम जो बिजनेस है वो चलता है स्ट्रेटजी के साथ जी। और स्ट्रेटजी कुछ ऑप्शंस देती है आपको कि दिस ऑप्शन यू कैन नॉट अडॉप्ट, दिस और दैट यू कैन नॉट अडॉप्ट। तो उस जो ऑप्शन है, उन ऑप्शनों में से एक जो ऑप्शन निकलता है वो ये है कि आप अपने बिजनेस को दूसरे कंट्रीज में एक्सपैंड कीजिए, सो दैट यदि कुछ लॉस इंडिया में होगा वो सिंगापुर से वो उसका कंपनसेशन हो जाएगा। यदि ऑस्ट्रेलिया से कुछ प्रॉफिट होगा, इंडिया में लॉस होगा, तो वो बैलेंस आउट हो जाएगा। सो एक वो जो ग्लोबलाइजेशन ने डिमांड पैदा कर दी है, और जो ग्लोबली इकोनॉमिक ग्रोथ में जो स्लो डाउन है उसने जो नीड पैदा कर दी है, उसकी वजह से भी जो अमीर लोग हैं वो ऑप्शन के लिए सोच रहे हैं और उनकी तरफ जा रहे हैं। एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल। और तीसरी बात जो मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, जो जो पुल फैक्टर है, बिकॉज जो पुश फैक्टर है वो आपने सारे ऑलमोस्ट बता दिए हैं। एक जो सोशल चेंज हो रही है, इफ यू सी इन इंडिया आल्सो सोशल चेंज इज हैपनिंग। एक नई क्लास पैदा हो रही है, मिडिल क्लास, जिसकी लीगेसी है कि वो ज्यादा से ज्यादा कंट्रियों की सिटीजनशिप ले। एग्जैक्टली हाँ, ये एक सिनेरियो बन चुका है अभी हाल ही के वक्त में ज्यादा। हाँ, एक वो भी एस्पेक्ट है कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा कंट्रियों की सिटीजनशिप लेके वहां जाके रहना चाहते हैं जी। अब ये देखना ये है कि जो ये 8,000 लोग गए हैं 2015 से 19 तक या 20 तक, क्या ये परमानेंटली छोड़ के जा चुके हैं? नहीं गए, परमानेंटली छोड़ के नहीं गए, बिकॉज वो अभी जो जैसे सिनारियो इमर्ज हो रहे हैं इंडिया में, इफ यू सी आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीमोनेटाइजेशन एंड इन 2016 जी, ठीक है, 2017 में जीएसटी इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो उसके बाद यदि हम अब इकोनॉमी में देखेंगे तो इकोनॉमी में उतना ग्रोथ नहीं है जितना पहले था, विच इज द क्लियर कट इंडिकेशन के जो हमने एफर्ट्स किए कि थोड़ा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाए, एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट बन जाए जी, उसके वो फायदे नहीं आए जो आने चाहिए। हाँ, ठीक। तो उसकी जो इम्प्लीकेशन है वो बिजनेस को आई है, और पर्टिकुलरली जो ये 5-10 करोड़ वाले लोग हैं, ये एमएसएमईज हैं, ये लार्ज स्केल बिजनेस नहीं है। जी जी जी। एमएसएमईज के लिए इंडिया में जो एनवायरनमेंट है वो ज्यादा अच्छा नहीं रहा। However, policies आई हैं, Startup India and Skill India. So many policies have been introduced by the government for supporting these MSMEs. But on the ground, जो सीधा direct support नहीं गई है. This is the indirect measures to support the industry. ठीक है. तो उसकी वजह से constraints हैं. और एक और जो बड़ा constraint आया है, वो ये आया है कि चाहे वो डीमोनेटाइजेशन है, चाहे वो जीएसटी हो, उसके पास कोविड-19 का भी बड़ा इम्पैक्ट आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सारे जो फैक्टर इकट्ठे हुए, उन्होंने जो इकोनॉमिक ग्रोथ की टेंडेंसी बन रही थी, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ की, उसको कम कर दिया। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गई है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गई है। और आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो जो सोशल ऑर्डर है इंडिया का, वहां भी थोड़ी डिसहार्मनी दिखाई दे रही है। माइनॉरिटीज एंड यू कैन से दलित्स, जो पर्टिकुलरली जो एग्रीगेट डिमांड को बनाते हैं, ज्यादा डिमांड कहाँ से आ रही है? मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर पर्टिकुलरली दलित्स इन इंडिया। इफ यू सी कास्ट स्ट्रक्चर, एससी एंड ओबीसीज, right. Muslims and Sikhs. जी. However, हिंदू रिलीजन अपने आप एक बड़ा वो एस्पेक्ट है, बट विद इन हिंदू वो एससी एंड ओबीसी का जो बड़ा तबका है, उसको इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट ने बड़ा पूरी तरह से इम्पैक्ट किया। बिल्कुल, हाँ। तो लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो तो खत्म हो गई है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। तो सोशल इनसिक्योरिटी का आस्पेक्ट भी आया है थोड़ा सा, चाहे वो बहुत बड़ा नहीं आपने है। हाँ बिल्कुल, आप हर पहलू पर आपने ना एक तरीके से, जिस तरीके से प्रकाश डाला कि दिक्कतें आखिर कहाँ से हैं। डेफिनेटली जो कंट्रीब्यूशन भारत की इकोनॉमी को मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो।
लेकिन फिर कहा यह जा सकता है कि पलायन यदि करोड़पति भी कर रहे हैं, बिलियनर भी कर रहे हैं, चाहे वो मध्यम वर्ग के लोग भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं विदेशों में जाने का बसने का मतलब क्या है? यही कि देश से धन का पलायन, तो कहीं ना कहीं देश के भविष्य के लिए अत्यधिक हानिकारक है। देश के लिए यदि हम देखें ना कि यदि MSME कुछ लोग बाहर जा रहे हैं तो कुछ एमर्ज भी हो रहे होंगे, डेफिनेटली है वो मार्केट में। यदि MSME को इम्प्लीकेशन है तो लार्ज स्केल बिजनेस तो इंक्रीज हो रहा है। अब देखें तो कुछ बिजनेसेस हैं जो जनरली न्यूज में आते रहते हैं कि वो एक्सपेंड भी हुए हैं जी, ठीक। तो हम सीधा कहें कि इसकी सीधी इम्प्लीकेशन आएगी और शॉर्ट टर्म में आएगी, वो तो पॉसिबल नहीं है। ठीक। क्योंकि मार्केट का एक अपना एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू वो इकोनॉमी को कंट्रोल करती है। तो इसके लिए सरकार को बहुत सेंसिटिवली सोचना चाहिए। वो तो बिल्कुल है कि पब्लिक पॉलिसी इंटरवेंशन यहाँ पे चाहिए, बिकॉज यदि MSME पर्टिकुलरली आपके देश से जा रहे हैं तो आप प्रोडक्शन में जो प्रोडक्शन के जो डायनामिक्स है उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे इजीली, क्योंकि उनका बिल्कुल MSME का रोल जो एम्प्लॉयमेंट में है वो बहुत बड़ा है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करती। ठीक, तो ठीक। ये तो बिल्कुल डैम श्योर है कि हमारे देश में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसके अभी भी उतने सेंसिटिव नहीं है जितना होना चाहिए, उन्हें होना चाहिए। तो वही कारण बनता है। ठीक है प्रोफेसर साहब। हाँ बिल्कुल प्रोफेसर साहब, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल, हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक में जाने के बाद हम आपको दरअसल वो एक आंकड़ा भी आपके सामने जरूर रखना चाहेंगे जिसमें खुद ही सरकार की ओर से जो आंकड़े पेश किए गए थे कि कितने लोग जो हैं वो छोड़कर देश जा चुके हैं और उसका एक एडवर्स इफेक्ट भी जो है वो किस तरीके से इकोनॉमी पर पड़ा है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौटेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, मेरे साथ व्हाई इंडियंस आर लिविंग देयर कंट्री। ये एक मूल सवाल हमारे आज के इस विषय का। प्रोफेसर कुलविंदर सिंह एज इकोनॉमिक एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से सर आपका स्वागत करते हैं। लगातार हम उस रिपोर्ट का जिक्र, लेकिन ये जानना चाहते हैं कि किसी दूसरे देश में बसने का आखिर मतलब होता क्या है, क्योंकि आज के सिचुएशन को देखें तो ये इंडिकेट करता है इसका एक सीधा सा जवाब जो आम माना जाता है कि ये बिल्कुल भी अनकॉमन एक तो है नहीं, क्योंकि जहां कमाई का मौका हो लोग वहां पहुंचते ही हैं। एक दूसरा जवाब कि बाहर का रुख करने वालों को टैक्स बचाना है, चुराना है, वो बेईमान लोग हैं और डर के मारे भाग रहे हैं। और तीसरा जवाब कि वो यहाँ आसानी से कारोबार करने का माहौल ही नहीं है। आप तीनों से एग्री करते हैं? जी देखो, यदि हम इसको माइग्रेशन का फिनोमेना है ही ऐसा कि इस पे पुश और पुल फैक्टर रहते ही रहते हैं। कई लोग पुश फैक्टर की वजह से माइग्रेट करते हैं, कई पुल फैक्टर की वजह से करते हैं, कई डर की वजह से करते हैं, कई अपॉर्चुनिटी की वजह से करते हैं। ठीक है। और अभी भी वैसे ही हो रहा है। ठीक है। पर इसमें देखने वाली बात है कि यदि इंडियन कंपनीज आर गोइंग अब्रॉड, आर इंडियन पीपल आर गोइंग अब्रॉड, क्या इंडिया में भी कोई आ रहा है? इफ पीपल आर कमिंग इन इंडिया देन देयर इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज फिर तो वो ग्लोबलाइजेशन ने एक डिमांड क्रिएट कर दी है कि आपको इंटरेक्शन करने पड़ेंगे, कुछ जहाँ से लोग वहां जाएंगे, कुछ वहां से लोग जहाँ आएंगे। पर यदि वैसा नहीं हो रहा है, जो कि बिल्कुल लग रहा है कि वैसा नहीं हो रहा है, तो ये बिल्कुल सोचने वाली बात है कि इसके पीछे बड़े फैक्टर हैं। हाँ। चाहे वो देश में इकोनॉमिक ग्रोथ का जो स्लो डाउन हुआ है, चाहे वो कोविड की वजह से हुआ है, चाहे लोगों की बिजनेसमैन की इम्प्लीकेशंस बढ़ गई है टैक्सेशन की वजह से, ये तमाम फैक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन प्रोफेसर साहब, मैं अगर हम हाँ मैं आपको बीच में रोक रही हूँ क्योंकि हम थोड़ा सा ना, अगर हम फ्लैशबैक की बात करें कि लाइफ और प्रॉपर्टी, इसको ग्लोबलाइज करने की जो प्रवृत्ति है उसमें अभी भारी इजाफा हुआ है अमीर भारतीयों में। क्योंकि एक टाइम ऐसा भी होता था कि जब करीब बहुत टाइम पहले जब पंजाब के गरीब और किसानों ने भी वेस्टर्न कंट्रीज, पश्चिमी देशों की तरफ उनका ये रुख हुआ और उसके बाद भारतीय प्रोफेशनल्स में भारत छोड़ने की एक होड़ लग गई और अब भी भारत के अमीरों में देश छोड़ने की एक रेस लगी हुई है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं?
इसको यदि हम देखें, जो बिल्कुल जो ओवर द टाइम जो ये पैटर्न में चेंज आ रहा है, इसके पीछे डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स या डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। तो यदि अभी हम रीसेंट फिनोमेना को देखना चाहें, तो जो बेटर लाइफ है, बेटर लाइफ में सिर्फ एम्प्लॉयमेंट ही नहीं आ जाता, और बहुत सारी चीजें हैं। बिजनेसमैन के लिए बेटर बेटर लाइफ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड गवर्नेंस बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। जो थोड़ा सा हायर इनकम ग्रुप में चला जाता है, वहां पे गवर्नेंस बड़ा एस्पेक्ट हो जाता है कंसिडर करने का। एक उसकी अपनी लीगेसी है कि वो ज्यादा से ज्यादा कंट्री में जाए। दूसरा वो चूज करता है वो ऐसे कौन से कंट्री में जाए जहाँ पे गवर्नेंस स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। ठीक है। यहाँ पे हर एक काम, चाहे वो इंडिविजुअल है चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड है, वो ऑन द स्पॉट एंड रियल टाइम में हो रहा है। तो वो चीजें तो व्हेन यू हैव अ हायर इनकम विद यू, सो आप सोचेंगे जो एक कॉमन आदमी है, जो एक गरीब आदमी है, वो एम्प्लॉयमेंट के लिए सोचता है, डेफिनेटली वो सोचेगा। बिल्कुल। हाँ, एक जो प्रोफेशनल है वो अपनी इनकम में हाइक के लिए सोचता है। बट एक बिजनेसमैन किस चीज के लिए सोचता है? उसके पास पैसा भी है, उसके पास बिजनेस भी है, उसके पास कैपिटल भी है, एसेट्स भी है। वो सोचता है एक सिक्योर एनवायरनमेंट के लिए, एक वेल गवर्न्ड एनवायरनमेंट के लिए, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। और यदि यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं अभी, पर्टिकुलरली जो पैटर्न में चेंज है कि अभी बहुत अमीर लोग करने लगे हैं, तो उसके पीछे जो गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अकम्पनीड बाय जो स्लो डाउन है, जो एग्रीगेट डिमांड नहीं रही है जहाँ पे लोगों की, जो जब आप कहोगे कि इनकम कम होगी तो वहां पे बिजनेस के लिए वो नहीं जा पाएंगे, परचेजिंग पावर नहीं है तो कंपनीज को इम्प्लीकेशन आएगी। एक वो एस्पेक्ट भी है। तो ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड हैं। ये सारा फिनोमेना पुश और पुल फैक्टर दोनों से जो जनरेट हो रहा है। प्रोफेसर साहब, यहाँ पर भारत में टैक्स की ऊंची दरों की बात भी करेंगे, क्योंकि इसमें सीबीडीटी का जो रोल है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन, क्योंकि हम देखते हैं कि 2017 में भी एक इसके लिए एक समिति, कमेटी बनाई गई थी, ये देखने के लिए कि भारत जो छोड़कर जा रहे हैं अमीर और करोड़पति बिलियनर हो, टैक्सेशन को लेकर, हालांकि उसमें एक उतार चढ़ाव जो फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं उसी को ही देखने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन, इसकी कमेटी बनाई गई थी। हालांकि उसका इसमें आज रोल क्या है वो तो आपसे जानना चाहेंगे ही, लेकिन भारत में फिलहाल जो भी टैक्स की ऊंची दरें हैं, जैसे कि एक सिचुएशन बताई जाती है कि भारत में 30% टैक्स की जो दर है उससे 37% सरचार्ज के साथ मैक्सिमम मार्जिनल रेट 42.74% से ये ज्यादा है। तो लिहाजा व्यक्तिगत जो एक टैक्स रेट है उसको कम करना, क्या आपको नहीं लगता है कि आज की प्राथमिकता होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया को वो सोचना पड़ेगा जब हम टैक्सेशन के बारे में सोचते हैं कि टैक्स का जो बेस है उसको बढ़ाना है, ना कि टैक्स के रेट को बढ़ाना है। जी। जो हर बार हमारे बजट में जो जनरली एक ऑब्जर्वेशन आती है कि जो टैक्स का बेस है वो नहीं इंक्रीज हो रहा। इट मीन्स जो हमारा ग्रोथ प्रोसेस है वो इंक्लूसिव नहीं है। एक बड़ी इंडिकेशन आ रही है। यदि आपका टैक्स बेस इंक्रीज नहीं हो रहा, इट मीन्स ज्यादा लोग हायर इनकम में नहीं आ रहे और वो टैक्स नहीं पे कर रहे, क्योंकि टैक्स तो वही पे करेगा ना जिसकी इनकम ज्यादा हो जाएगी। तो वो टैक्सेशन का जो रेट है उसकी एक्चुअल इंसिडेंस कितनी है, वो तो हमेशा ही इंडिया में एक विषय रहा है। और यदि आप इसको ग्लोबली भी देखें तो जो ग्लोबलाइजेशन यूएस से इमर्ज होती है, यहाँ जब कंपनियां, ज्यादातर कंपनियां यूएस बेस्ड कंपनियां यूएस से निकल के चाइना में आती हैं, वहां पे भी टैक्सेशन का बड़ा रोल है। रादर के हम कहते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा फिनोमेना है कि जो इंस्टेंटली अपने आप ही इमर्ज हो गया, नहीं है। इस ग्लोबलाइजेशन की इमरजेंस के पीछे भी टैक्सेशन ही पड़ा है। स्ट्रिक्ट गवर्नेंस एंड टैक्सेशन, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट टैक्सेशन सिस्टम कंपनीज को डीमोटिवेट करता है उस रीजन में बिजनेस करने के लिए। या तो फिर उसका जो इम्पैक्ट होता है, उसका इम्पैक्ट यही होता है कि लोग नए एवेन्यूज ढूंढते हैं। तो टैक्सेशन तो बिल्कुल उसके लिए तो इंडिया को बहुत इजीली बहुत क्लोजली सोचना चाहिए
बट मैं ये कहूँ कि टैक्सेशन की वजह से सारा हो रहा है वो नहीं है, क्योंकि इंडिया में टैक्सेशन यदि इंक्रीज हो रहा है तो अभी इतने लूप होल्स हैं कि टैक्स से बचा जा सकता है। अभी भी यदि हम रिसेंटली देखें और ये कैसे हो तो सकता है? थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज की जीएसटी की जो रिटर्न है वो फेक आई है जी, जो कि बहुत कई 2-3 सालों के बाद वो डायग्नोज हो रही है कि नहीं, कई लोगों ने तो हजारों करोड़ों की जीएसटी की रिटर्नें फेक फिल करके वहां से अपना उसको बैंकिंग सेक्टर में दे के अपने लोन वगैरह अरेंज कर लिए हैं। तो टैक्सेशन को एक मेजर फैक्टर मान लेना वो ठीक नहीं है। राइट राइट। टैक्सेशन के साथ और बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। ठीक ठीक। क्योंकि आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का भी इन बिटवीन मेंशन किया था, आई वांटेड टू नो कि आज जब हम इस चीज़ पर लगातार बात करें और हर पहलू पर हम बड़ी बारीकी से नज़र डालते हैं, एक तरफ तो देखिए आज सेंट्रल गवर्नमेंट का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक का एक टारगेट जो है वो रखा हुआ है आने वाले वक्त के लिए। दूसरी थिंग है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसका मेंशन हालांकि आपने किया, लेकिन अगर वाकई ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रियलिटी में होता तो क्या आपको लगता है कि इंडिया में बसे हुए जितने भी उद्यमी एंटरप्रेन्योर्स हैं, चाहे वो नए हो पुराने हो, बिलियनर हो, करोड़पति हो, और वो उद्यमी जो है वो नए प्रोजेक्ट लगा रहे होते तो वो शायद आज बाहर जाते ही ना? आप इस सिचुएशन को किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, जी बिल्कुल। हाँ। अब अभी भी न्यूज़पेपर में बड़ा डिस्कस हो रहा है कि बहुत सारे जो स्टार्टअप हुए हैं, हाँ, जी, 2019 के बाद या 2018 के बाद, जी, जी, वो फेल हो चुके हैं। तो बहुत सारी इम्प्लीकेशंस हैं। इट मीन्स हमारी जो पॉलिसी है जी, उसकी जो इंटेंशन है बहुत अच्छी है, बट ऑन द ग्राउंड जो मैकेनिज्म है वो चेंज नहीं हो रही। तो हमें पॉलिसी एग्जीक्यूशन पे काम करना पड़ेगा। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट स्किल इंडिया, तो उसका इम्पैक्ट भी देखना पड़ेगा, क्या वो ह्यूमन कैपिटल, स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल जनरेट कर पाया है कि नहीं कर पाया, अभी तक भी क्लियर नहीं है। जी, ठीक। यदि हम स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, क्या रियल स्टार्टअप आ गए हैं, या फिर कुछ लोगों ने उस गवर्नमेंट की सब्सिडी का फायदा उठाने के लिए, पुराने वाले जो लोग हैं जो मैनिपुलेटर होते हैं मार्केट में, उन्हीं लोगों ने नई कंपनियां नए तरीके से लगाई, पैसा लिया, सब्सिडी ली और चले गए। जी जी। इट इज अ वेरी कॉमन फिनोमेना इन इंडिया सिंस 1970s। इंडिया ने जब भी अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट किया है, पहले मैनिपुलेटर्स आगे आए हैं, उन्होंने गवर्नमेंट की सब्सिडी को चोरी किया है, ठीक, और आप सम टाइम में बिजनेस को बंद करके चले गए हैं। तो वो जो मॉडल है ना कॉर्पोरेशन का, बिजनेस कॉर्पोरेशन के थ्रू करना है, इसमें आपकी लायबिलिटी होगी, लायबिलिटी लिमिटेड है, तो आपने फुली रीपे नहीं करना डेट। आपका जो डेट है वो आपकी प्रॉपर्टी के साथ फुली जुड़ा नहीं हुआ। राइट राइट। तो वहां से एक जो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर बिजनेस का निकलता है, जिससे वो गवर्नमेंट पॉलिसी का फायदा उठा के ह्यूज चंक ऑफ मनी कमा लेते हैं, बट ऑन द ग्राउंड इकोनॉमी के लिए कुछ नहीं हो पाता। इकोनॉमी के लिए कुछ नहीं हो पाता, और आज सिचुएशन वही है। बिल्कुल बनी है। तो वो जो पॉलिसी एग्जीक्यूशन के बड़े इश्यूज हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में प्रॉब्लम नहीं है। जी ठीक है, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एग्जीक्यूशन से आएगी। पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज वन एस्पेक्ट ऑफ दैट। तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की जा सकती है। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंश्योर होगा वो पॉलिसी एग्जीक्यूशन से होगा। ठीक। प्रोफेसर साहब, मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन ये रहेगा कि आज देखिए हम अब शुरुआत से लेकर अब तक जिन भी पहलुओं पर नज़र डाल रहे हैं और इस पूरी रिपोर्ट को हम तफसील से जानने की कोशिश करें कि ये जो रिपोर्ट है आखिर संकेत क्या देती है। डेफिनेटली बुरा संकेत ही है। तो आज ये जो रिपोर्ट कहती है कि एट द एंड ऑफ द ईयर भी एक बहुत बड़ी संख्या में करोड़पति हों या फिर वो बिलियनर्स हों, वो देश को छोड़कर चले जाएंगे। अब ये एक अलग सवाल है कि नागरिकता छोड़ देंगे या वो वापस आएंगे, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन क्या कहा जाए कि भारत में ये माइग्रेशन की एक बहुत बड़ी वेव है, एक तीसरी वेव है, जिस तरीके से बाकी विशेषज्ञ भी कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तीसरी वेव इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि जो पैटर्न में चेंज है, अब प्रोफेशनल एक आम लेबरर, प्रोफेशनल, देन बड़े अमीर आदमी जा रहे हैं।
तो बिल्कुल एक नया पैटर्न है जो इंडिया फेस कर रहा है, और इसके पीछे ज्यादा जो फैक्टर्स हैं वो नेगेटिव फैक्टर्स हैं जो इम्प्लीकेट कर रहे हैं लोगों को जहां से जाने के लिए, मींस लोग मजबूर होके जा रहे हैं। तो हाउएवर पॉजिटिव भी है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से कई लोग मूव करते हैं, बट वो इन मेजॉरिटी नहीं है। ठीक ठीक। सो सिंस 2015 जो टेंडेंसीज इमर्ज हुई है, वो क्यों हुई है, कैसे हुई है, उनको कैसे खत्म किया जा सकता है, ठीक है, लोगों को इंडिया में रहने के लिए कैसे इंस्पायर किया जा सकता है, कैसे मोटिवेट किया जा सकता है, इसके लिए बहुत बहुत एक सेंसिटिव पॉलिसी इंटरवेंशन की जरूरत है। राइट। थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब, हमसे जुड़ने के लिए, आज के इस विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। Why rich Indians are leaving India, एक ग्लोबल हेनली ग्लोबल सिटीजन रिपोर्ट का जिसका आज हमने जिक्र किया, वो रिपोर्ट आखिर क्या कहती है और वो क्या संकेत दे रही है। निश्चित तौर पर हम ये कहेंगे कि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीयों को एक आत्मगौरव की भावना के लिए प्रेरित करने के बावजूद आज ये सिचुएशन है और इस सर्वेस में ऐसी बातें लगातार सामने आ रही हैं। हालांकि भारतीयों द्वारा नागरिकता छोड़ने के मुद्दे को उस वक्त तो तार्किक माना जा सकता है अगर वो विदेश में सिटीजनशिप या नागरिकता लेने के लिए नौकरी की तलाश कर रहे होते, लेकिन अगर लोगों के पास धन भी हो, अपने मूल स्थान पर वो सभी सुविधाओं का आनंद भी उठा रहे हों, तब उनके द्वारा आज नागरिकता छोड़ना तार्किक नहीं लगता है। भारत के करोड़पति लोगों का विदेशों में बसना मतलब यही शायद कि देश से धन का एक पलायन, तो कहीं ना कहीं ये देश के भविष्य के लिए एक अत्यधिक हानिकारक स्थिति भी है और ये एक शोध का विषय भी है, क्योंकि जैसा हम पहले ही प्रोग्राम के इन बिटवीन आपको बता चुके हैं कि दिसंबर 2021 में भी पार्लियामेंट में, लोकसभा में एक सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री ने बताया था कि 1 जनवरी 2015 से 21 सितंबर 2021 के बीच 8,81,254 लोगों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी थी। और उस वक्त राय ने संसद को बताया था कि विदेश मंत्रालय के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 1,33,83,718 भारतीय विदेशों में रह रहे हैं। तो ऐसे में आज यही कहा जा सकता है, या एक्सपर्ट्स का भी मानना है, जिससे जैसे प्रोफेसर कुलविंदर सिंह भी कह रहे थे कि एक ब्रेन ड्रेन के बाद तो भारत की एक बड़ी समस्या वेल्थ माइग्रेशन या वेल्थ ड्रेन बनने जा रही है और इसका सीधा असर कहीं ना कहीं भारत की तरक्की पर पड़ रहा है और आगे भी पड़ेगा। जब अमीर भारत छोड़कर विदेशों में बसेंगे तो वहां फैक्ट्रियां लगाएंगे, नया इन्वेस्टमेंट होगा, कहीं ना कहीं इससे भारत की जगह वो विदेशों में रोजगार देंगे और ये हमारी एक अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत नहीं है। हालांकि भारत के लिए इकोनॉमिस्ट ये भी कहते हैं कि बहुत बड़ी चिंता की बात भी नहीं, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं अधिक करोड़पति भारत में उभर भी रहे हैं, लेकिन क्या ग्राउंड रियलिटी है आज वो भी हमने इससे जाना है। भारत में अगले 10 साल में अमीरों की तादाद 80% बढ़ेगी, अभी ऐसा अनुमान है। होगा क्या, ये आगे आने वाली सिचुएशन बताएगी। सो कहीं ना कहीं भारत में दुनिया के 2% करोड़पति और दुनिया के 5% अरबपति रहते हैं। और एक हारून वेल्थ इंडिया की भी एक ताजा रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि भारत में 4 लाख से भी ज्यादा करोड़पति हैं और देश में मुंबई सबसे ज्यादा करोड़पतियों की संख्या वाला शहर है, जबकि करोड़पतियों की संख्या के मामले में देश की राजधानी दिल्ली दूसरे स्थान पर। अंततः ध्यान देने योग्य बात है कि भारत की कंपनियों का विदेश में निवेश इस साल रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। ये अच्छी बात है। बुरी बात यह है कि इनके पास नकद पूंजी मौजूद होते हुए भी ये भारत में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे। हम आजकल हर दिन राष्ट्रवाद का नगाड़ा सुनते रहते हैं, राष्ट्र प्रेम पर लेक्चर सुनते रहते हैं, ये भी कि कैसे सारी दुनिया भारत पर अचानक लट्टू हो गई है और ग्लोबल इन्वेस्टर्स भारत में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो कहां करेंगे। अगर ये सब वाकई सच है, ये फैक्ट है, तो हमारे छोटे अमीर या बड़े अमीर आप कह लीजिए, वो भारत छोड़ो अभियान को क्यों बढ़ा रहे हैं। इस सवाल पर आज मंथन की जरूरत है। भारत को इस पर मंथन की जरूरत है, भारत की सरकारों को इस पर मंथन की जरूरत है। आज के स्ट्रेट टॉक में
इतना ही। जस हिंद के बाकी प्रोग्राम के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।